हेलो दोस्तों, नमस्कार। इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में देखे थे कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित किन किन विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे या किन किन विषयों को हम लोग को जानकारी रखना चाहिए इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि सिविल सर्विसेज से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी है या स्टेट पीसीएस है, किसी भी आयोग के वेबसाइट पे इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में विस्तार से कोई चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग जो भी सिलेबस तैयार करते हैं वो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को आधार बना करके हम लोग सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। और जो हम लोग सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग का मुख्यतः उद्देश्य है कि जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या सीजीएल में जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्जाम में जो इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग का पहला उद्देश्य होगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। दूसरा हम लोग का उद्देश्य होगा कि जो डेली हम लोग न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उस न्यूज़ को जब हम देखते हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बातें इंडियन इकोनॉमी से कही जा रही है, उसको हमको समझदारी को विकसित करना है। हम लोग का दो ही उद्देश्य है कि एक क्वेश्चन बने, दूसरा जो न्यूज़पेपर आता है उस न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमी से संबंधित विषय वस्तु होते हैं उसको हमको समझदारी को विकसित करना है। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग राजकोषीय नीति की चर्चा किए थे कि फिजिकल पॉलिसी होता क्या है। उसी में फिर हम लोग आगे देखेंगे अगला आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, इको प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नियोजन बनाने वाली जो संस्था थी जिसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, इस प्लानिंग कमीशन को भंग करके हम लोग क्या बना दिए हैं, नीति आयोग का गठन किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के माध्यम से कि नियोजन होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि अब तक जो नियोजन हुआ है, यानी कि अब तक 12 पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया है, उस 12 पंचवर्षीय योजना में मुख्य मुख्य बातें क्या रखी गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो नियोजन बनाने वाली संस्था थी उस संस्था को भंग किया जाता है और भंग करके 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पे नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो हम लोग इसी टॉपिक में देखेंगे कि पीसी को भंग करके नीति आयोग का गठन क्यों किया गया। पीसी को भंग करके नीति आयोग का गठन क्यों किया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1990 के बाद हम लोग जो समाजवाद के तरफ झुकाव था, हम लोग का झुकाव क्या हो गया, पूंजीवाद की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। मेरा ये कहना है कि 90 के पहले मेरा झुकाव समाजवाद की तरफ था, 90 के बाद मेरा झुकाव किधर हो रहा है, पूंजीवाद की तरफ हो रहा है। तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुरूप जो प्लानिंग कमीशन था वह नीति बनाने में सफल नहीं हो रहा था, इसलिए भी पीसी को भंग करके नीति आयोग का हम लोग गठन करते हैं। दूसरा अगर देखेंगे तो प्लानिंग कमीशन की सफलता एवं असफलता को ध्यान में रख करके भी हम लोग नीति आयोग का गठन किए हैं। तीसरा देखे हैं तो सहकारी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हम लोग पीसी को भंग करके नीति आयोग का गठन किए हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे इसमें कि नियोजन है क्या, उसके बाद नियोजन बनाने वाली जो संस्था है उस संस्था को भंग करके नीति आयोग का गठन क्यों किया गया, जो नियोजन बनाने वाली संस्था थी प्लानिंग कमीशन, इस प्लानिंग कमीशन का कैसे कैसे विकास हुआ है, इसका कैसे कैसे विकास हुआ है। इसके बाद जो 12 पंचवर्षीय योजना बना है उस 12 पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसकी बात करेंगे। इसके बाद
पंचवर्षीय योजना को भंग जो किया गया, प्लानिंग कमीशन को जो भंग किया गया, उसको नीति आयोग जो बनाया गया, तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से किस प्रकार अलग है इसमें, और इसमें डिफरेंस क्या है। और नीति आयोग के द्वारा जो अभी 3 प्रकार का प्लान बनाया जा रहा है, जिसको एक कहते हैं डॉक्यूमेंट विजन या विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं, स्ट्रेटेजिक एक्शन कहते हैं, और एक 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा के नाम से जो बनता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। फिर अगले हम लोग इसी में देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन की बात करेंगे, भुगतान संतुलन की बात करेंगे। इसी भुगतान संतुलन में हम लोग देखेंगे कि करेंट अकाउंट डेफिसिट्स क्या होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट्स क्या होता है, बीओटी घाटा क्या होता है, ट्विन डेफिसिट्स क्या होता है, ट्विन डेफिसिट्स क्या होता है, ट्विन डेफिसिट्स क्या होता है। और इसी टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डेली जो हम लोग देखते हैं कि डॉलर और रुपया के बीच जो उतार चढ़ाव होता है, इसी टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इसी में हम लोग फिर देखेंगे विनिमय दर के बारे में, विनिमय दर के बारे में कि विनिमय दर होता क्या है। तो हम लोग जो $1 खरीदने के लिए जितना हम करेंसी पे करते हैं, करेंसी का भुगतान करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक देश की करेंसी किसी अन्य देश की करेंसी में जो परिवर्तनीय होती है, उस परिवर्तनीयता के दर को विनिमय दर कहते हैं। तो ऐसा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब यहीं पे विनिमय दर की जो बात करते हैं, तो एक हम लोग कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और तीसरा कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यानी कहने का मतलब ये है कि $1 इक्वल टू कितना रुपया होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो $1 इक्वल टू कितना रुपया होगा, या $1 रुपया इक्वल टू कितना येन होगा, या 1 येन इक्वल टू कितना रुपया होगा। यानी कि एक देश की करेंसी अन्य देश की करेंसी में जो परिवर्तनीय होती है, उस परिवर्तनीयता का दर का निर्धारण 3 प्रकार से होता है। एक को कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरे को कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और तीसरे को कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जैसा कि भारत ने मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अपनाया है 1992 से इसको अपना करके रखे हुए। तो इस टॉपिक में हम लोग यही सब बात हम लोग करेंगे। फिर अगला देखेंगे सिलेबस में, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे। अब इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले WTO के बारे में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दूसरा हम लोग फिर देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक तथा IMF की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक तथा IMF की बात करेंगे। ठीक है। तो अब जैसे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई है। उससे पहले व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसको कहते हैं गैट, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ, या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसी को प्रतिस्थापित कर क्या बना है, WTO की स्थापना की गई है। तो इसके बारे में हम लोग यहीं पे हम लोग WTO में देखते हैं कि WTO का मुख्य फंक्शन क्या है। तो WTO का मुख्य फंक्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना तथा साथ ही बौद्धिक संपदा एवं निवेश को संरक्षण प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना,
व्यापार को बढ़ावा देना तथा बौद्धिक संपदा एवं निवेश को संरक्षण प्रदान करना है। अब यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या WTO के तहत नियम बनाया गया है, बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए क्या नियम बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे ट्रिप्स के बारे में, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तो जैसा कि जानते होंगे ट्रिम्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे जब ट्रिप्स की बात करते हैं तो इसी ट्रिप्स के अंतर्गत हम लोग पेटेंट की बात करते हैं, कॉपीराइट की बात करते हैं, GI टैग की बात करते हैं, ट्रेड सीक्रेट की बात करते हैं। तो ये सब शब्दावली की हम लोग बात करेंगे। इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में जब बात करते हैं हम लोग तो फिर AOA एग्रीमेंट की बात करते हैं, नामा की बात करते हैं, फिर गैट्स की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, हम लोग WTO और भारत के बीच या विकसित देशों और भारत के बीच में जो विवाद का कारण है उसको WTO से जोड़ के हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि गरीबी एवं बेरोजगारी, बेरोजगारी की बात करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे उद्योग के बारे में, तो अब जब उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। उद्योग को 3 हिस्सों में हम लोग बांट करके देखेंगे। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि जब पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात करते हैं तो हम लोग चर्चा करते हैं कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो ये महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का क्या स्टेटस है। इसके बाद फिर उद्योग की जब बात करेंगे तो उद्योग को मुख्यतः 2 हिस्सों में बांटते हैं, छोटे उद्योग एवं बड़े उद्योग। तो जब छोटे उद्योग की बात करेंगे तो हम लोग MSME की बात करेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। अब इस माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि भारत जैसे अर्थव्यवस्था में MSME की भूमिका क्या है, इसका क्या क्या भूमिका है, इस उद्योगों के लिए भारत में क्या क्या चुनौतियां हैं, इस उद्योग में जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सब हम लोग MSME के अंतर्गत देखेंगे। जब बड़े उद्योग की बात करेंगे तो जो महारत्न है, नवरत्न का ये जो अवधारणा लाया गया है, इस अवधारणा लाने के पीछे कारण क्या है, ये महारत्न नवरत्न का कंसेप्ट लाने के पीछे कारण क्या है। तो जैसा कि जानते होंगे कि यह जो अवधारणा विकसित की गई है, इस अवधारणा को विकसित करने के पीछे जो कारण है वह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए, वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए ये 1996 में ये कंसेप्ट लाया गया है, ये विचार लाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों में वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक स्टेटस दिया जाए, दर्जा दिया जाए। इससे पहले भी दर्जा का कंसेप्ट था, जैसे कि उत्तम शब्द से व्याख्या किया जाता था। तो उसी को प्रतिस्थापित करके महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का कंसेप्ट लाने का काम किया गया है। फिर इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सतत विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है और समावेशी विकास क्या होता है। जब आप UPSC का सिलेबस देखते हैं, BPSC का सिलेबस देखते हैं तो उसमें केवल आर्थिक विकास एवं सतत विकास लिख करके छोड़ दिया जाता है कि यही सिलेबस है। अब इतना छोटी सी बात कही गई है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में आप देखते हैं कि क्वेश्चन में आर्थिक विकास एवं सतत विकास से बहुत व्यापक दायरे का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इन्हीं
टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और इस टॉपिक को समझने के बाद हम लोग पेपर पढ़ना जान जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जान जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग के द्वारा अगर इससे संबंधित और भी कोई टॉपिक चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे, उसको हम ध्यान में रखते हुए फिर उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।